वेलकम एवरीबडी टू मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो हमारी थी मैट्रिसेस के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने देखे थे, याद आ रहा है कुछ? आज सेकेंड वीडियो और आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली, उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेसिकली उन्हें न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि आज का कुछ नया शुरू करने से पहले पिछले की रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। सो लेट अस टेक अप अ क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? A is a square matrix of order n. Okay, L is nothing but the maximum number of different entries if A is a triangular matrix. M is maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix. P is minimum number of zeros if A is a triangular matrix. If L plus 5 is equals to P plus 2M, find the order of the matrix. Okay. So first thing, we have a matrix. What information do we have? We just know that there is a matrix A, which is a square matrix. Okay, of order n. Okay, of order n. N meaning n cross n. This to you know. Now what is L? L is nothing but maximum number of different entries if A is a triangular matrix. Okay, if we consider A, this A as a triangular matrix, किसी कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लो, या तो अपर मान लो या तो लोअर मान लो। अगर हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानते हैं मान लो ऑर्डर हम लेते हैं 3x3, ठीक है, 3x3। अगर हम इसे अपर ट्रायंगुलर मानते हैं तो आप जानते हैं कि नीचे एलिमेंट्स होंगे 0, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो एक 3x3 की मान लो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब कितने मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और इस 0 को गिनोगे 7। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स टोटल कितने हैं इसमें? 7 है। ठीक है, इन सबको एक मानना पड़ेगा ना, 0 भी तो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गया, समझ रहे हैं आपको? 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इसके अंदर। उसी तरह अपनी ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको अच्छे से बना दूँ। अपनी ए जो है मैट्रिक्स, इट इज़ n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, है ना। तो इसको मान लो अगर हम अपर ट्रायंगुलर बनाते तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज जो कि हम इस ए मैट्रिक्स के अंदर पुट कर सके, ऐसी कितनी मैक्सिमम डिफरेंट एंट्रीज हो सकती है। सबसे पहले अगर हम इसे कोई भी एक ट्रायंगुलर मान लो, अपर या लोअर, अगर इसे अपर ट्रायंगुलर मानते हो तो लोअर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, यहाँ एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, और ये बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। दीज आर योर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये सब 0 हो गए अगर हम इसे अपर मानते हैं तो, मानते हो तो 0 है, तो ये 1 मान लें हम इसे पूरा, ये 1 हो गया। यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे बोलो डायगोनल के ऊपर? इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो डायगोनल के ऊपर n एलिमेंट्स होंगे। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। यहाँ पे होते हैं n² - n/2। यहाँ पे भी n² - n/2 होते हैं। यहाँ पे भी कितने होते हैं? n² - n/2। लेकिन सबके सब 0 ही होंगे ना, अगर हम इसे अपर ट्रायंगुलर कंसिडर करते हैं तो ये सब 0 हो गए, तो इसलिए हमने उसको 1 मान लिया। यहाँ पे n और यहाँ पे n² - n/2। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, कोई बता सकता है क्या हमको? टोटल एलिमेंट्स कितने हुए L में हमारे जो टोटल एलिमेंट्स हैं, L की अगर मैं बात करूँ तो L के अंदर हमारे टोटल एलिमेंट्स हुए 1 +
1 कहाँ से आया, लोअर ट्रायंगल में से आया, प्लस n कहाँ से आया, डायगोनल पे से आया, प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये कहाँ से आया, अपर ट्रायंगल में से आया। तो L के अंदर कुल इतने हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या बात समझ में आई? फिर M क्या बोला है हमको, M ढूंढते हैं। ठीक है, अभी M के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, M के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होगी। देखिए, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कब कहोगे, मान लो 3x3 की कोई डायगोनल मैट्रिक्स मैं लूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स ओनली एंड ओनली इफ except the diagonal elements all the elements should be zero। मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब जीरो होने चाहिए। मतलब ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, जितने डायगोनल है एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स के हिसाब से अगर m की वैल्यू चाहूँ तो कितनी होगी, m की वैल्यू होगी क्या, m विल बी इक्वल टू, ये सब जीरो होंगे ना, ये सब जीरो होंगे तो इनको मैं एक मान लेते हैं, है ना, 0 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सुनो, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से m की वैल्यू ये होगी, लेकिन अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर तो n है। सो फॉर दैट केस हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको रेफरेंस के साथ समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन फिर भी अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n। तो n क्रॉस n में डायगोनल पे तो n एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स होते हैं, और इन सब जगह पे जितने भी जगह होंगे यहाँ पे, इन सब जगह पे वन एलिमेंट, सबको जीरो ही होगा तो उसको 1 मानेंगे। तो m में 1 प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, यस और नो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं p की। p के बारे में क्या दे रखा है, ठीक है ना, ओ माय गॉड, हाँ, p के बारे में क्या दे रखा है आपको, p इज इक्वल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ a इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर a एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, मिनिमम। अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, a को अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लेते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अपर मान लो, लोअर मान लो, कितना भी मान लो। अगर मैं एक 3x3 ऑर्डर की एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान लेता हूँ 3x3, तो अगर मैं इसे अपर ट्रायंगुलर मानूँ तो यहाँ पे डायगोनल पे होंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ही होंगे ज़ीरो, यहाँ पे तीन ज़ीरो हो गए, यस और नो, 3 ज़ीरो हो गए। लेकिन अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर तो n है, तो उस हिसाब से क्या होगा, a इज इक्वल्स टू, ये अपनी मैट्रिक्स है, तो ये जो ट्रायंगल है अगर इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मान ले तो इतने एलिमेंट्स हमारे पूरे जीरो जाएंगे। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए कैन हैव। ठीक है, समझा, बोलो क्या बात समझ में आई। लास्ट में अपने को बस दे रखा है ये, इसमें अपने को ये लोग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, l+5 यानी इसको 5 से जोड़ने का है। ठीक है, l+5, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ यहाँ पे साइड में, l अपना क्या है 1 + n+, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + n + n² - n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू l+5 इज इक्वल्स टू p + 2m। p अपना क्या है n² + -n अपॉन 2,
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू अपना क्या है p, उसमें अपने को प्लस कितना करने का है 2m, m कितना है 1 प्लस n, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 1 प्लस, ओ माई गॉड थोड़ी जगह कम है, 1 प्लस m, m नहीं रहे n, ये इंटू में है, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या होगा 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। सो ये रहा आपका n का ऑर्डर, n इज़ 4, यानी जो मैट्रिक्स थी हमारी उसका ऑर्डर था 4x4। समझा क्या आपको? ये सर नो बोलो, समझा आपको? चलो फाइव कैसे आया? 5 यहाँ पे दे रखा है ना कि l प्लस 5 करने का है ना, तो ये आपका l हो गया। अच्छा इधर 5 मैंने प्लस नहीं किया ना, ओ माय गॉड, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। बच्चे लोग सही कहते हैं। 5 कहाँ से आया है ना, तो 5 एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखा है, मैं लिखना भूल गया। 5 क्वेश्चन में दे रखा है, वहाँ से आया है, मैंने कहीं से नहीं लाया है। 1 मिनट मैं इसे वापस अच्छे से लिख लूँ, इसे वापस अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 1 सेकेंड, मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ। आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि 5 कहाँ से आ गया। देखो क्या दे रखा है, l प्लस 5, तो ये अपना l है ना, इसमें अपने को 5 जोड़ना है, तो ये था l, क्या था l 1 1 प्लस n, और क्या था प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 प्लस 5, ये इक्वल था, दिस वॉज इक्वल्स टू p प्लस 2m, p था अपना n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 और 2m, ये अभी भी है 2m, तो 2m क्या था 1 प्लस n। अब समझा कि 5 कहाँ से आया, ये 5 यहाँ से आया, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल। समझ रही है आपको बातें? चलो, तो ऑर्डर आपको मिल गया, समझा ना ये कैसे किया हमने। ये था आपका क्वेश्चन और ये था इसका सोल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। सो न्यू टॉपिक है ये अपना, हेडिंग लगा लीजिए ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से आज की क्लास कक्षा शुरू होने जा रही है, तो अब सब सीरियस हो जाएं, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, एक्चुअली ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है इट इज़ ओनली, ये राम, ये ओनली भी कैसे लिख दिया, ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, किसी और मैट्रिक्स का ट्रेस आप फाइंड नहीं कर सकते। कैसे फाइंड करेंगे डेफिनेटली हम देखेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। फिलहाल मैंने क्या बताया बस उतना याद रखो कि ये सिर्फ डिफाइंड किस लिए है, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है, अन्य मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं करा जाता। सो ट्रेस क्या होता है, देखिए व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ ऑल, ऑल क्या, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल को मैं DIAG करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रेस निकालते हैं, किसी भी नहीं, मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाला जाता, ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल आप उदाहरण से समझेंगे, लेकिन उस उदाहरण देने से पहले एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, है ना, फिर हम तो डेफिनेटली देंगे। ट्रेस अगर किसी मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हैं, मान लो हम किसी एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड कैसे डिनोट करेंगे? ये मैट्रिक्स ए, उसके सर के ऊपर ऐसा टी, अच्छा सॉरी, ये तो सॉरी ये तो ट्रांसपोज का था। ट्रेस ऐसा होता है TR और ब्रैकेट में ए, जो भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो, सो उस मैट्रिक्स के आगे आपको TR लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या बात मैंने बताई, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। दूसरा कि ट्रेस मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के उन सब का सम कर दो तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। फिर उसे डिनोट किससे करा जाता है? उस मैट्रिक्स के आगे TR यानी ट्रेस। क्या बात समझ में आई? एग्जाम्पल तो बिल्कुल देना ज़रूरी है, बिना एग्जाम्पल के तो, है ना, दाल गलेगी नहीं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है। सी एग्जाम्पल, if I'm having a matrix A, or say for example it's of order 3 cross 3 and elements 3, 21, 91, 7, ये चल जा, क्या हो गया इसे, -1, 3, 0, 2, 5, ऐसे कुछ अनाप शनाप, है ना, एलिमेंट से हमने इसे भर दिया। 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, और मैंने पूछा कि इसका ट्रेस बताओ। तो जैसे मैंने अभी बोला था ट्रेस मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, उनका बस सम कर दो, आपको इसका ट्रेस मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रेस ऑफ ए? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू, व्हाट इज़ द डायगोनल एलिमेंट्स, 3 प्लस, अच्छा -1, तो सीधा 3 - 1 लिख दूँ, +5। अब बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ पे प्लस था माइनस आ गया, छोड़ो ना, 3 प्लस -1 प्लस 5, कितना होगा ये? 3 - 1 प्लस 5 कितना होगा ये? 7। बोलो क्या बात समझ में आई? सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हुआ? 7। ट्रेस क्या होता है, किसके लिए डिफाइंड है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? बोलो क्या आई ये सारी बातें समझ में आपको? ठीक है ना, समझी? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। सो अगला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ क्या? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे इतने जल्दी थोड़े ही छोड़ेंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे और कह रहे हो बस हो गया। ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे वापस आप देख सकते हो नाम में ही जो है ये स्क्वायर लेके आए हैं, तो इनके लिए भी हमें खैर बता देते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ ओनली, देखिए ये भी सिर्फ ओनली, हीरो का मतलब एक है लेकिन मैंने शब्द यूज़ कर दिए, ये भी डिफाइंड है, सिर्फ ओनली डिफाइंड यार ये चलता भी नहीं है यार, डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की जगह सिर्फ एस क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइंड है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अरे बोलो यस, आप डिटर्मिनेंट वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स के लिए फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज़, रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? रिप्रेजेंट, अगर मान लो मेरी कोई एक मैट्रिक्स ए है, मुझे उसकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स नहीं, मेरी ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं कैसे उसे रिप्रेजेंट करूँगा? ए को ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर, या तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, DET लिख के ए। दो तरीके हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है उठा लो, उठा लो मतलब एग्ज़ाम में इन दोनों का यूज़ करा जा सकता है, इसलिए बता दिया। ठीक है, याद रहे ये चीज़ याद रहे, तुम्हें होनी चाहिए याद। दिस इज़ नॉट मॉड, ये मॉड नहीं है, मॉडुलस फंक्शन का ये मॉड नहीं है। इसका मतलब अगर इसे मॉड मान लोगे ना, मॉड मतलब आप जानते हो ना कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इज डिटर्मिनेंट, ये नेगेटिव हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो सकती है, इसे मॉड मत समझ लेना। ठीक है, ठीक है, ये आगे भी आपको याद दिलाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत? एग्ज़ाम्पल दो, ठीक है देते हैं, ले लो एग्ज़ाम्पल। मेरी कोई एक ए मैट्रिक्स है, 1x1 की ले ले, 3, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? इसका ऑर्डर 1x1 है, ठीक है ना, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? ऐसे ए को ऐसे लिख के यही उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 है तो जो उसके अंदर एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। क्या बात समझ में आई? 2x2 की ले ले, ठीक है ना, -2 -1 3 4, 2x2। मैं अगर बोली इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करके दो, तो कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड, सिंपल सी बात है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, समझा आपको? -2 इंटू -4 -1 इंटू 3, ठीक है। चलो
-2 इंटू -2 इंटू, ये चलता भी नहीं है यार, 4 -1 इंटू 3। तो क्या होगा ये, -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 3 मतलब -3, माइनस इंटू -3 +3, तो -8 +3 कितना होता है, -5। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई -5। कुछ लोग बोलेंगे अरे रे रे गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, मैंने पूछा, अरे बोला अच्छा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे थे, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी ऐसे। कुछ लोग बोलेंगे गड़बड़ हो गई, कैसे गड़बड़ हो गई, देखो ये क्या और ये क्या, आपने तो -5 कर दिया, ये कैसे हो गया। वापिस बता रहा हूँ, दिस इज डिटर्मिनेंट। ये साइन, ये जो दो आपको रॉड्स दिख रही हैं, रॉड कह लो यार, क्या ही कह लो अब इसे, जिसके बीच में ये मैट्रिक्स ए फंसी है या रखी है, तो ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। इसके अंदर ये मैट्रिक्स ए, हम ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसे ऐसे लिखा जाता है। इसे गलती से भी मॉड समझ मत लेना, नहीं तो कुछ लोग फिर कहेंगे -5 कैसे आया, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट का सिंबल है। क्या बात समझ में आई। चलो थोड़ा आगे एक 3x3 का एग्जांपल भी देखें क्या। 4x4 तक तो नहीं जाएगा यार, एग्ज़ाम नहीं जाएगा मतलब एग्ज़ाम ही नहीं पूछते वो लोग। हाँ जेई की भी बात कर रहा हूँ मैं, वहीं पे नहीं पूछते। 3 0 1 2 1 3 4 1 5, करो बंद ये डिब्बा। 3x3 है ना, ये दिख रही है ना तुमको, तो बस लिखने की क्या ज़रूरत है। ये आपकी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए हमको, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, थोड़ा नीचे निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जब भी 3x3 का मैट्रिक्स आपको होगा और उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा, क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ वही करना। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। क्या किया मैंने, पहले कॉलम के ऊपर प्लस, दूसरे कॉलम के ऊपर माइनस, तीसरे कॉलम के ऊपर प्लस। क्या बात समझ में आई। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है C1 का, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको लिख लो -3। एक्चुअली क्या है ये, यहाँ पे प्लस सिंबल आएगा पहले, फिर ये -3 प्लस इंटू -3, तो वो -3 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट -3 लिख दिया था, ठीक है ना, -3, फिर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा बताया जाएगा, ठीक है। ये पेन भी ना कभी चल जाए बस। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस क्या, फिर ये C2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 यहाँ पे लिख दो। ये ऐसे इसे सॉल्व करते हैं बेटा डिटर्मिनेंट को, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी कुछ आएगा ब्रैकेट में, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, फिर फर्स्ट एलिमेंट C3 का क्या है 1 इंटू, यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, अब ये 3 हो गया, ठीक है ना, 3 हमने लिख लिया यहाँ पे -3 यहाँ से। तो अब इस ये जो -3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हाइड कर दो। ये जिस रो में है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में हाइड कर दो। अब बचे 4 एलिमेंट्स 1 3 1 5। क्या करना है आपको, बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 5 -3 इंटू 1, ये भी 2x2 के मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे कि हमने -3 लिखा, तो जिस रो में है वो और जिस कॉलम में है वो, उसको हाइड कर दिया। बचे अब ये 4 एलिमेंट्स, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5 -3 इंटू 2, जैसे अब 2x2 के मैट्रिक्स में जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे वैसे ही अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 1 इंटू 5 इज़ 5 माइनस 1 इंटू 3 इज़ 3। समझा गया। उसी तरह से
5 माइनस 3 माइनस 0। अच्छा, अब 0 जिस भी रो में है उस रो को हाइड करो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हाइड करो, बचे वापस 4 एलिमेंट्स। सो 2 इंटू 5 करोगे, फिर 3 इंटू -3 इंटू 4 करोगे, ठीक है ना। माइनस हम बीच में पुट कर रहे हैं, वो पुट करना पड़ता है, ठीक है। सो क्या था, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 3 इंटू 4 इज 12। फिर +1, 1 जिस कॉलम में और जिस रो में, जिस रो में उसे हेड करो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हेड करो, बचे 4 एलिमेंट्स वापस उनको मल्टीप्लाई करो। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 4 ज़ा इज 4। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 4 ज़ा 4। बस अब इसे सॉल्व कर दो, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व तो कर ही सकते हो ना इसे। 3 काउंटर भेजा तो क्या हो जाएगा, -15 + 9, ये तो पूरा 0 हो गया है ना, ख़त्म। +2 -4, करिए सॉल्व, ये कितना होता है। -6 -2 -8। फिर मत चिल्लाने लग जाना, ये -8 कैसे आ गया हो। दिस इज डिटर्मिनेंट का साइन, दिस इज नॉट साइन ऑफ मॉड, ठीक है। ठीक है ना, चलो समझा क्या तुमको। 3 × 3 में कैसे करना है, सिंपली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के ऊपर प्लस, सेकंड कॉलम के ऊपर माइनस, थर्ड कॉलम के ऊपर प्लस। पहला एलिमेंट लिखो, फिर ब्रैकेट छोड़ो, दूसरा एलिमेंट लिखो, C2 का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब C2 का फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके आगे माइनस रखो क्योंकि इधर अपने माइनस रखा है ना, फिर प्लस और C3 का फर्स्ट एलिमेंट, समझा क्या, यहाँ पे। फिर ब्रैकेट में जैसे 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 मैंने बताया वैसे मल्टीप्लाई करते चलो, समझा आपको। और कैलकुलेट करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही तो आसान है, ठीक है ना, आसान है ना, बिल्कुल। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो भी आप लिखिए, ठीक है ना, काम आएंगे। ये बस क्या होगा ना, आपकी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा समय आप डायरेक्ट देख के एनालिसिस करके निकाल लो, इसलिए ये पॉइंट्स आपको लिखाए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर 0, लिखूं मैं ये या डिक्टेट कर दूं, सिर्फ डिक्टेट करता हूँ ना यार। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर 0, then determinant value is 0, then determinant value is 0, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक मैट्रिक्स है A, 3 × 3 की 3 2 1 -1 2 1
और मान लो मैंने ये पूरा कॉलम 0 कर दिया, तो इस कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके इस कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछूं आपको, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, बस ये इस पहले पॉइंट का मतलब है। समझा ना आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट, कॉलम या रो के सभी एलिमेंट्स अगर 0 हैं, किसी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे कॉलम के थे, मान लो किसी रो के हो गए सभी एलिमेंट 0, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी रो के सभी एलिमेंट 0 और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पूछा है तो वो भी 0 ही होगा। ठीक है, समझा आपको इतना। दूसरा पॉइंट बताऊं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, इफ टू रोज if two rows or columns, आज मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ सकती है क्या आ रही है, संभाल लेना आज के दिन सिर्फ, नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो। ओके, बस आज के लिए संभाल लेना, बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि ये पेन आज चल नहीं रहा है। आर आइडेंटिकल और मल्टीपल, यहाँ पे बैठेगा ना मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ ईच अदर, then determinant value is 0. Then determinant value is 0। ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के किसी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है मतलब एग्जैक्टली सेम है, या फिर मल्टीपल में है, तो ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 0। एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा ना, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ये चैप्टर थियोरेटिकल बहुत है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम्स हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं। और ऊपर से आज ये पेन काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से मुझे लिखने में भी दिक्कत आ रही है। कोई एक ए मैट्रिक्स है, ये देखो क्या हो गया, टू 5 -3, फिर 1 2 6, या -1 मान लो, फिर -4 -10 6, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर है इसका, आप देख सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से देख सकते हैं तो ये पहला कॉलम, अच्छा रो, सॉरी, ये पहला रो और ये जो आखिरी रो, तीसरा रो, क्या ये आपको मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहे? अगर आप पहले रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आपको ये नहीं मिलेगा? तो क्या आपको ये मल्टीपल में नज़र आ रहे हैं? 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिलेगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिलेगा,
-3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। ये मल्टीपल में आपको दिख रहा है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो या फिर मल्टीपल में हो, तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो अब मैं अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ वो क्या होगा, 0। बस यही बात आपको याद रखनी है। क्या दूसरा पॉइंट याद हो गया, मतलब समझ आ गया? याद क्या करना है, समझना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको जो है 3 चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, मुझे बताइए वो 3 चीज़ें सही हैं या गलत है। पहली चीज़ कि वो ये है कि इफ़ A is a null matrix, अगर एक नल मैट्रिक्स है तो मतलब ये ज़ीरो नहीं होता, ये नल मैट्रिक्स होती है। हम नल मैट्रिक्स के लिए हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ज़ीरो नहीं होता एक्चुअली, 0 का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर एक नल मैट्रिक्स है, ए एक नल मैट्रिक्स है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ ए भी ज़ीरो होगा? भी नहीं, मतलब मॉड ऑफ ए ज़ीरो होगा, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। इफ़ ए इज मॉड ऑफ ए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो? यहाँ पे बताया रहा है कि इफ मॉड ऑफ ए इज 0 देन ए इज अ नल मैट्रिक्स। बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मैं 3 चीज़ें आपको 3 स्टेटमेंट्स लिख के रख रहा हूँ, आपको सोचिए बताइए। तीसरी चीज़, इफ ए इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, तब determinant of A will be equal to 0. Which of the following is true and which of the following is false? चलिए सोचिए, थोड़ा समय लीजिए और फिर सोच करके बताइए हमको कि क्या है क्या नहीं है। हो गया क्या? चलो अब मैं आंसर बताता हूँ, सुन लो फटाफट। इफ़ ए इज़ अ नल मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट भी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये पहली स्टेटमेंट कहती है। कितनों को लगता है कि ये ट्रू है? कितनों को लगता है कि ये ट्रू है? वेरी गुड, वेरी गुड। सब गलत है, सब गलत है, मतलब जितने भी लोग बोल रहे हैं ट्रू वो सब गलत है, ठीक है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों ऐसा? इसमें क्या लिखा है अच्छे से पढ़ो। इफ़ ए इज़ अ नल मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। बेटा जी, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, डिटर्मिनेंट, जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था, डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था क्या, मतलब जब इसका नाम लिखा उसके बाद ही मैंने तुरंत वो बात आपको बताई थी कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे क्या लिख के रखा है
कि एक नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स ठीक है, तो अगर एक नल मैट्रिक्स है तो वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? अब अच्छे समझो, अच्छे समझो। 0 0 0 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अच्छे से देखो, क्या ये नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अच्छे से देखो, क्या ये नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। लेकिन इसका तुम डिटर्मिनेंट ही फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ ए इज़ अ नल मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका तुम डिटर्मिनेंट ही फाइंड नहीं कर सकते हो गुरुजी, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। इसका आप आंसर ट्रू कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। अगर हाँ, वो कब होगा? अगर ऐसा लिख के लिखा होता कि ए इज़ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, तब हम कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, जो कि यहाँ पे आपकी तीसरी चीज़ है। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। क्योंकि अगर एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसा दे रखा है कि एक नल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तब आप वहाँ फॉल्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। मैं आपको ये मैट्रिक्स लिख के दूँ, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालो, क्या ये नल मैट्रिक्स नहीं है? बिल्कुल है। निकालो इसका डिटर्मिनेंट, निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपने कैसे कह दिया कि एक नल मैट्रिक्स है अगर, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। तो स्क्वायर नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। जैसे जो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट है, जो कि इसलिए ट्रू है। समझा आपको? चलो अब सेकेंड स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ कि सब मैक्सिमम लोग जितने भी हैं सभी इसका आंसर देने की कोशिश करें प्लीज़। कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। मतलब ऐसा इधर लिखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। ऐसा कितने को लगता है? कितने जनों को ऐसा लगता है? हु ऑल अग्री? ओके, दिस टाइम शुड आई आस्क हु ऑल डिसअग्री, है ना? पहले वाले में कौन एग्री करता है पूछा था, दूसरे तीसरे वाले में तो खैर ऐसे ही चलते चलते बता दिया था। अब ये दूसरा है, तो इसमें हु ऑल डिसअग्री। कितनों को लगता है कि ये गलत लिखा है? कि मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए भी नल मैट्रिक्स, मतलब ए नल मैट्रिक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात कहते हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो ये स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट को सही समझ रहे हैं? ज़रा बताइए। जितने भी लोग इसे ट्रू कह रहे हैं, गलत है सब के सब। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। अगर कोई किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वो एक नल मैट्रिक्स हो, कि वो एक नल मैट्रिक्स हो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ अभी समझ में आया। क्या? मैंने पूछा क्या? तो बोलेंगे हाँ ये नल मैट्रिक्स लिखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर नल मैट्रिक्स होना चाहिए था। कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, ज़रूरी नहीं है वो एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगी। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सुनो अच्छे से। अब मैं तुमको एक ऐसी मैट्रिक्स लिख के दिखा रहा हूँ, ए डेफिनेटली डिटर्मिनेंट है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो 3 3 2 2। इसका ज़रा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तुम? हम ज़रा कोशिश करोगे? 3 इंटू 2 6 माइनस, अच्छा ये 3 इंटू 2 किया तो 6 आया, माइनस 2 इंटू 3 6। क्या डिटर्मिनेंट 0 आ गया? क्या ये एक नल मैट्रिक्स है? बोलो। ए तो नल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो अपना सेकंड पॉइंट है ये गलत बतिया रहा है, ये धोखा कर रहा है हमारे साथ। ठीक है?
ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, मैं डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है बोल रहा हूँ, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है, लेकिन हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो अगला पॉइंट। अच्छा ये तो मैंने बस आपको कुछ स्टेटमेंट, अच्छा इनको पॉइंट के तौर पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतने पॉइंट समझ में आ गया आपको? 2 हुए ना अभी। तीसरा, लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या हो गया ये, वेट अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ लिया हो, डिटर्मिनेंट, ये पॉइंट बेसिकली यार मैं आपको इसलिए लिख रहा था कि आपको कैलकुलेशंस सिंपल हो जाए। ये एनालिसिस है, बातें करते करते स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गई। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालोगे। मान लो कोई एक अपना डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखी है। डायगोनल मैट्रिक्स पता है ना क्या होती है? पहला लेक्चर जिन्होंने मिस किया है तो देखो भैया, अभी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब 0। तो मान लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, 3x3 की है ना, तो ये और ये गामा है। ये राम, ये गामा भी ठीक से नहीं ला रहा, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 होते हैं। तो ऐसे में डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सिंपल, छोटा, एकदम फटाक से, ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए तुरंत हम ऐसा कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स का सम, अल्फ़ा, खुल जाना यार, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, हे अल्फ़ा, हे राम, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बस इनका सम कर दो, इनका सम कर दो, ये हो गया आपकी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। समझ आई आपको ये बात? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो, क्या बात समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आती है मेरी अच्छी तरह से? ओके, चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट, पॉइंट ये है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितनी होती है? किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। बस ख़त्म, इतने पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे।
मैंने बता दिए। आज का लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, आज के लेक्चर में अभी भी बहुत समय बाकी है। ठीक है, चलो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार वापस आपको बता दूं मैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब यहाँ से शुरुआत किया था हमने पढ़ना। ट्रेस पढ़ा था सबसे पहले। तो ट्रेस मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रेस एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड किया गया है। दूसरा, ट्रेस कैसे निकालते हैं? जितने भी अपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल पे। जब भी मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि इस चैप्टर में जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो एक ही डायगोनल आपको याद रखना है, जो कि है प्रिंसिपल डायगोनल, और किसी डायगोनल के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो ट्रेस मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रिंसिपल डायगोनल पे हैं उनका सम कर दो, आपको उस मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। दूसरा, कैसे निकालते हैं, डिनोट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, डिब्बों के अंदर बना देते हैं। ये मैट्रिक्स है तो उसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट, या तो DET करके ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। रिवाइज करा रहा हो बस, जिनको नहीं करना है तुरंत आगे भगा लो वीडियो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं या फिर मल्टीपल में हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो होगा। फिर अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो होगा। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर नल मैट्रिक्स ना हो। अगर वो स्क्वायर नल मैट्रिक्स हो गई तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी ज़ीरो होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो है तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो एलिमेंट्स उसके डायगोनल पे है, एक मिनट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स उसके डायगोनल पे है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सॉरी, वेरी सॉरी, अच्छा बार रिवाइज कराते जा रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो अभी गलती हो जाती ना बहुत बड़ी। मेरे को अभी क्लिक किया कि मैंने प्लस लिखा है जबकि मतलब माइनस बोल रहा था। मल्टीप्लिकेशन होगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके डायगोनल पे हैं उन सबको आप प्लस कर दो, यार फिर से प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। सिंपली उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की। फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर फिर कुछ भी हो, मतलब स्क्वायर में ही हो, मतलब 1x1 हो, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 तो वैसे आता नहीं है। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है। क्या बातें समझ में आई? बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें या रोक ले? बोलो क्या बोलते हो? मुझे थोड़ा और कराना था यार, मतलब एटलीस्ट एक टॉपिक मैं करा लेता, फिर अगले वीडियो से ना हम ये कर लेते, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कर लेते। बस 5 मिनट लगेंगे मुझे, बस चलेगा? हाँ, 1 घंटा होने आया होगा ना शायद। हाँ, 1 घंटा होने आया है। चलो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा देख लो। क्या है? ऑन बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, फटाफट नहीं, समझ में भी आना चाहिए। ऑन बेसिस ऑफ फेसिस, बाप रे, आज ये पेन के साथ लगता है मेरी टंग भी थोड़ी कुछ हो गया है उसे। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, ऑन बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्या चीज़? किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। किसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? 2 हिस्सों में, अभी आ जाना, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं?
एक होती है हमारी, नाम लिखूँ क्या? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगल। ये क्या है इस पेन को, आज क्या हो गया इसको? सिंगुलर, छोड़ो यार, एक मिनट। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो यार चल नहीं रहा है इसलिए। नॉन सिंगुलर, अरे आ जाना डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो आता है तब वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए आज गलतियाँ तो ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं आता तो ऐसी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। बोलो, बात समझ में आई? अरे बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के लिए इक्वालिटी कैसे चेक? अच्छा, तीन होंगे तो भी ऐसे चेक करना है, ठीक है? ठीक है ना? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिक्स है, मान लो ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, तो उनको हम तभी इक्वल बोलेंगे, तभी इक्वल बोलेंगे जब सबसे पहली चीज़ कि उनका ऑर्डर सेम हो। दे शुड के जगह मस्ट हैव सेम ऑर्डर। भर गया ना ये? दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, फिर ए आई जे, कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो उसके ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे।
फॉर ऑल आई कॉमा जे, इस सिंबल को कैसे पढ़ते हैं पता है ना, फॉर ऑल आई कॉमा जे। मतलब अगर मैट्रिक्स में कुछ ऐसे लिखूं, एग्जाम्पल ये है P, ये है 2, ये है 3, ये है -1, अरे आ जाना, ये x है और ये है y। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है 2 2 z, -1 -5 7। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, यार ठीक से आ तो जा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फटाफट मुझे P x z और y की वैल्यू बताओ फटाफट, अच्छे देख बताओ। P यहाँ पे, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल तो करस्पॉन्डिंग चेक करना होता है, इक्वल है तो P की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है -5, x की वैल्यू हो गई -5। z यहाँ पे कितना है 3, करस्पॉन्डिंगली चेक करना है, z की वैल्यू होगी 3। y कहाँ गया, y यहाँ पे क्या है 7, तो y की वैल्यू होगी 7। तब हम कहेंगे, अच्छा तब हम नहीं कहेंगे, मतलब मैंने अगर कहा कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऐसे ये इनकी वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, 3x2 3x2, और सभी एलिमेंट्स भी सेम हैं, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैट्राइसेस में डिवीजन नहीं होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो लग रहा था या चाहिए था कि ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस अभी करा दूँ, बट अब खैर ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।